नमस्कार मित्रों, 22 ई लर्निंग स्टूडियो में आज मैं उस शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूं जिन्होंने न केवल बाड़मेर, राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान का नाम दुनिया के स्तर पर रोशन किया है, एक अपनी पहचान बनाई है। तो आप सोच रहे होंगे कि आप किसी लोक कलाकार की बात कर रहे हैं क्या? मित्रों, बाड़मेर शूरवीरों की धरती है, कलाकारों की धरती है, विद्वानों की धरती है, देशभक्तों की धरती है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्तित्व इंटरनेशनल लेवल पर जब अपनी बात करता है तो उनसे रूबरू, हालांकि आप इनसे रूबरू हुए होंगे, लेकिन मन की बात क्या है, आज मैं ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश कर रहा हूं, आदरणीय रावत त्रिभुवन सिंह जी। रावत त्रिभुवन सिंह जी को अपन रावण साहब भी कहते हैं। अपने यहाँ के मुल्क में जनरली आम बोलचाल में अपन रावण साहब कहते हैं। रावत त्रिभुवन सिंह जी साहब, आज 22 ई लर्निंग स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रावत साहब, कुछ चिंताएं जो मेरे दिल में बार बार आ रही है, उनको लेकर के आज मैं कुछ प्रश्न आपसे करूंगा और बाड़मेर के लिए, युवाओं के लिए भविष्य को हम कैसे संवारें, इस संबंध में मैं आपसे पहला सवाल ये पूछ रहा हूं सर, कि आपकी एजुकेशन कहाँ हुई और किस तरह से आप बाड़मेर से जयपुर तक पहुंचे? रावत साहब। धन्यवाद तातेर साहब। सबसे पहले तो मैं 22 ई लर्निंग इंस्टीट्यूट का, आपका और पूरी टीम का बहुत आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां आमंत्रित किया। मेरा नाम रावत त्रिभुवन सिंह है। मैंने मेरी शुरुआती एजुकेशन बाड़मेर में ही करी। बाड़मेर में टीटी पब्लिक स्कूल है, मैं 10th तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं बाड़मेर से निकल के मैं जयपुर चला गया, जहाँ पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए सीबीएसई के एक स्कूल वैशाली नगर स्थित डीएवी में मैंने एडमिशन लिया और डीएवी स्कूल में मैंने मेरी 12th तक की एजुकेशन कंप्लीट करी। उसके बाद में कॉलेज के लिए मैंने पहले आईआईपीएम में एडमिशन लिया, जो जयपुर में ही स्थित था। फिर मेरा सिलेक्शन एनटीयू सिंगापुर में हो गया और मैंने मेरी ग्रेजुएशन एनटीयू सिंगापुर से कंप्लीट करी। वहाँ से बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं अमेरिका चला गया। अमेरिका में डार्डन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का पार्ट है, वहाँ से मैंने मेरा पीजी कंप्लीट किया। एजुकेशन के बारे में रावत साहब, आपने बाड़मेर से लगा करके और बहुत सारे स्थानों से और रिनाउंड जो एजुकेशन, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ से आपने अपनी एजुकेशन ली। हमें इस तरह से ज्ञात हुआ है कि आपका इंटरेस्ट मूल रूप से फौज में जाने का था। फिर इतनी एजुकेशन की राव साहब क्या ज़रूरत थी? फौज के लिए ही आप सीधा फाइट करते और फौज में निकल जाते। तातेर साहब कहते हैं ना कि फौज तो मेरा पहला प्यार है जी। फौज ही मुझे पसंद थी। मुझे फौज पसंद थी नहीं, मैं ये कहूँगा मुझे आज भी फौज ही पसंद है। और मुझे इस बात का रिग्रेट पूरी ज़िंदगी ताउम्र रहेगा कि मैं खुद को फौजी वर्दी में नहीं देख पाया। 10वीं में पास आउट होने के बाद जब मैं जयपुर में पढ़ रहा था, उसी के साथ मैंने फ़ौज में जाने की तैयारी भी करी। 12th के जस्ट बाद में मेरा सिलेक्शन नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी हुआ। एक टेक्निकल एंट्री स्कीम है, उसमें भी हुआ। गरुड़ कमांडोज की स्पेशल एंट्री स्कीम है, उसमें भी हुआ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मेरे सब्जेक्ट भी मैंने इसीलिए लिए थे कि यदि मेरा एनडीए में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं टेक्निकल एंट्री के थ्रू फौज में चला जाऊंगा। पर फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए, और जैसा आप जानते ही हैं कि मेरे मदर ने मुझे फौज में जाने से रोक दिया और बोला कि आप फौज को छोड़ के दुनिया में कहीं चले जाइए, पर मैं आपको फौज में नहीं जाने दूंगी। बहुत सारे उसके कारण होंगे। उन्होंने अपनी आंखों से 1965 की लड़ाई को देखा है, 1971 के उस बाड़मेर को देखा है जब यहाँ पे फौजी अटैक हुआ करते थे। तो एक माँ होने के नाते शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा और मैंने उनकी बात का मान रखा और फिर मैं फौज में नहीं गया। रावत साहब, जब लोग अमेरिका या विदेशों में पढ़ाई के लिए चले जाते हैं तो उसके बाद में लौट करके आना और रही माता जी की बात को मानना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद
भारतीय पीढ़ी के ये हमारे संस्कार इतने प्रबल रहे। अदरवाइज तो आपकी जब एजुकेशन सारी बाहर हुई और अमेरिका में जाने के बाद में कौन वापस हिंदुस्तान में आना चाहता है, एक ट्रेड सा बन गया है। तो ऐसे में आपने जो आदरणीय माता जी का जो आदेश माना, मैं सोच रहा हूं कि ये हम सब लोगों को एक सैल्यूट करने योग्य है। हालांकि माँ हमारी धरती है, आपने धरती का आदेश, आपकी इच्छा थी कि मैं माता की रक्षा के लिए फौज में जाऊं, वो भी माँ का एक आदेश था। लेकिन इधर माता जी का, राजमाता जी का आदेश था कि आप यहाँ रहें और करें। तो मुझे इस बात में बड़ा यूं गर्व महसूस होता है कि इतना होने के बाद में भी, इतनी हायर एजुकेशन के बाद में भी, जब आप यहाँ आए और पूज्य माता श्री का आपने हुक्म माना, उसके बाद में आपको लगा नहीं कि मेरी जिंदगी खत्म सी हो? रातेर साहब, मैं यही सबको बताना भी चाहूँगा जी कि देश सेवा करने के लिए फौज एक बहुत अच्छा माध्यम है, शायद सर्वश्रेष्ठ माध्यम मैं कहूँगा। जी परंतु देश सेवा आप दूसरे फील्ड में रह के भी कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि जब मैं यहाँ से बाहर विदेशों में पढ़ने गया तो एक इच्छा मेरी भी थी कि शायद मैं वापस नहीं आऊँ। मैंने मेरे माताजी के आदेश को माना। मदर के आदेश को मानना तो देखो, हमें हमारे संस्कारों ने हमें यही सिखाया गया है कि हमने भगवान को तो नहीं देखा। यदि सच में कोई भगवान है तो वो आपके माता और पिता है। क्या बात, क्या तो बात। यदि आप अपने माता पिता की बात को ही नहीं मानेंगे तो आप लाइफ में सक्सेसफुल तो नहीं हो सकते। तो मुझे ये लगता है कि जब मेरे माता जी हैं, उन्होंने यदि मेरे लिए ये सोचा है कि मुझे बाड़मेर आना है तो मुझे आना ही है जी, वो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे। फिर रही बात फौज में न जाने के बाद, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाने के बाद वापस क्यों आना, तो मुझे ये लगता है कि जब मैं बाहर विदेशों में रहा, वहाँ भी मैंने यही देखा कि यदि आपको अपने क्षेत्र के लिए काम करना है तो आप किसी भी एक फील्ड को पकड़ लीजिए, आप उस फील्ड में बहुत अच्छा काम कीजिए, इसी से आपके देश का विकास होगा। जैसे कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। तो जब आप शिक्षा के क्षेत्र में गए, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे पढ़ के बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे पहुंचे, तो आप भी तो इसी देश का काम कर रहे हैं। इसी कोविड की सिचुएशन को देख लीजिए, हमारे यहाँ के लाखों डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत करी, वो भी तो देश सेवा ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे टीचर्स हैं जो पूरी डेडिकेशन के साथ में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और आने वाले भारत के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। ये देश की सेवा ही तो है। बात करें किसानों की तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से खेती के अंदर नए नए उपयोग कर रहे हैं और खेती से देश को समृद्ध बना रहे हैं। बात करें बिजनेस फील्ड की तो हमारे यहाँ के बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हुए हैं, उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। ये भी तो देश सेवा ही है। तो हमें यदि हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो इस हिंदुस्तान को हर फील्ड में आगे बढ़ना पड़ेगा, सिर्फ फौज ही नहीं, हर वो फील्ड जहां पे हमें, हमारे देश को हमारी जरूरत है, हमें हर फील्ड में हमारे लोगों को आगे लेके जाना पड़ेगा। तभी मैं कहता हूं वो ही देश सेवा होगी। तो फौज में नहीं जा पाया इसका मुझे रिग्रेट तो है, पर फौज में न जाने के बाद यदि मैं यहाँ पे कुछ कर पा रहा हूँ जो काम देश के आ सके, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी लाइफ के साथ जस्टिस कर रहा हूँ और शायद छोटा मोटा ही सही, पर मैं अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर पा रहा हूँ। त्रिभुवन सिंह जी, अभी आपने कहा कि फौज में जाने का बहुत बड़ा मानस था, लेकिन वक्त और परिस्थितियां ऐसी रही कि वो सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन यहाँ मैं दो सवाल आपसे कर रहा हूँ। नंबर एक तो ये कि जो लोग विदेश चले गए, एजुकेशन ले लिया, नौकरी कर ली, वो वहीं के होकर के रह गए और देश को उन्होंने छोड़ दिया, वो भूल गए, एक। और दूसरा, जो थार के वीर, एक आपने बहुत ही शानदार एक कार्यक्रम करवाया था जो इंटरनेशनल लेवल का एक कार्यक्रम था, तो इसके पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट था? इन दोनों प्रश्नों पर थोड़ा प्रकाश डालें ताकि हमारे वो युवा जो अभी कभी अमेरिका जाने का जो सपना संजोए बैठे हैं कि वहाँ जाएंगे, लाइफ वहाँ बहुत शानदार है, हमारे देश में क्या है, तो हमारे देश में तो सब कुछ है जिसने हमें दिया है, ये बात उन्हें समझानी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप हमें बताएं कि उनको क्या कहना है, जो लोग अभी भी दूसरे देशों में जाने के ख्वाब देख रहे हैं और प्रतिभाएं पलायन कर रही है और वो लौट के जड़ों की ओर नहीं आ रही। राहुल साहब। सर, जैसे कि आपने बताया, यहाँ से बहुत सारे लोग विदेशों में जाते हैं
और वापस नहीं आते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व के हर कॉर्नर में जाना चाहिए। बाड़मेर से निकल के हमारे स्टूडेंट्स को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जहाँ जहाँ भी एजुकेशन हो सकती है वहाँ जाना चाहिए। 1-2 साल वहाँ नौकरी भी करनी चाहिए, पर फिर वापस इसी बाड़मेर की धरा पर वापस आ जाना चाहिए। दिक्कत ये होती है कि हम जब यहाँ से निकल के जाते हैं, विदेशों में किसी जगह पे चले जाते हैं, वहाँ पे अपनी लाइफ सेटल कर देते हैं, वहीं जॉब करने लग जाते हैं और वहाँ बैठ के ये कहते हैं कि हमारे घर में या हमारे बाड़मेर में या हमारे हिंदुस्तान में चीज़ें अच्छी नहीं हैं, हमारा शहर जो है वो अंडर डेवलप्ड है, हमारा देश जो है वो डेवलपिंग है और इसलिए हम वापस हमारे यहाँ नहीं आना चाहते। मुझे ये लगता है कि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हमारा देश डेवलपिंग से डेवलप्ड के फेस में आने में वक्त ले रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यहाँ से एजुकेशनल लोन लेके बाहर जाते हैं, हिंदुस्तानी बैंक के पैसे, या मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की उस धरती के हमारे यहाँ से जो भी चीज़ उनके माता पिता ने कमाई, उसी की बदौलत वो वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ जाके काबिल बनते हैं। फिर जब उनका वापस फ़र्ज अदा करने का वक्त आता है तो वापस इस धरती की तरफ मुड़ के नहीं देखते। आज मान लीजिए कि आपके घर में किसी तरह की कोई समस्या है, मान लीजिए कि आपके घर में बिजली का एक बल्ब खराब हो गया है, तो आप उस घर को छोड़ के थोड़ी चले जाएंगे। आप क्या करेंगे? आप बाहर जाएंगे, एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाएंगे, उस बल्ब को चेंज करेंगे और वापस उसी घर में रहना शुरू करेंगे। तो इस घर को हिंदुस्तान समझे। इस हिंदुस्तान में यदि कोई छोटी मोटी समस्याएं हैं तो हमारे देश को आज़ाद हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी 100 साल भी नहीं हुए हैं हमारी आज़ादी को। तो हम तो एक बहुत ही यंग कंट्री हैं। बिल्कुल। आज हम हमारे देश को कंपेयर किससे कर रहे हैं? अमेरिका से। तो अमेरिका को आज़ाद हुए तो आज 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आप हिंदुस्तान को यदि कंपेयर करना है तो उन देशों से कीजिए जिनको अभी आज़ादी को 70-80 साल ही हुए हैं, तब आप देखेंगे कि हिंदुस्तान बहुत ही समृद्ध है। दिक्कत क्या होती है कि हमारे यहाँ से जो टैलेंट बाहर जाता है, हमारी सरकारें बाहर जाने वाले बच्चों को बहुत तरह की स्कॉलरशिप देती है। वो इस उम्मीद के साथ उस स्कॉलरशिप को देती है कि हमारे यहाँ के लोग बाहर जाएंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, वहाँ से बहुत कुछ सीखेंगे, वापस हिंदुस्तान आएंगे और हिंदुस्तान की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका समाधान बताएंगे। पर दिक्कत ये होती है कि हम वापस आना नहीं चाहते। उस लेविश लाइफस्टाइल में हम हमारे देश को भूल जाते हैं, हम उस धरती को भूल जाते हैं जिसने हमें जन्म दिया है। फिर वहाँ रह के हम लोगों को ये कहते हैं कि मुझे हिंदुस्तान नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में तो ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि अंडर डेवलप्ड, यदि हमारा कंट्री सिर्फ डेवलपिंग फेज में फंसा हुआ है तो ये उन लोगों की वजह से है। उन लोगों को किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि हमारे देश से सवाल करे, हमारे यहाँ के लोगों से सवाल करे। मैं ये चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा सबसे कि आप पढ़ने के लिए दुनिया के हर कॉर्नर में जाइए, दुनिया की हर जगह पे जाइए, अपने इस क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए, वहाँ से बहुत कुछ सीख के वापस अपने देश में आइए और आपने जो वहां सीखा है उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिए। बिल्कुल। आज छोटे छोटे से देशों को देख लीजिए जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, बात यूरोप की या अमेरिका की करें, वहाँ के लोग पूरी दुनिया घूमते हैं पर रिटायर्ड लाइफ वापस अपने ही देश में निकालते हैं। अमेरिका जो है बहुत ही, कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा डेवलपिंग उसमें है या बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है। अमेरिका क्या करता है कि हिंदुस्तान जैसे देश के स्टूडेंट्स को वहाँ बुलाता है, वहाँ उनको बहुत अच्छी जॉब देता है और उनकी कंट्री में डेवलपमेंट में इनका क्या रोल हो सकता है, इनका जो टैलेंट है उसको नर्चर करने की कोशिश करता है। और हम जो इस बात को समझ नहीं पाते, वहीं कुछ पैसों के लालच में वहीं रह जाते हैं और हमारे देश का यहाँ पे आर्थिक ही नहीं हर तरह का नुकसान होता है। और फिर बहुत सारे वहीं उन अमेरिकन्स के साथ बैठ के हंसी उड़ाते हैं कि देखो हिंदुस्तान तो डेवलप ही नहीं हो रहा। बात सिलिकॉन वैली की जाए तो वहाँ बताया जाता है कि लगभग 67% इंजीनियर जो काम कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के हैं, वो हिंदुस्तानी हैं। पर आप देख लीजिए कि वही इंजीनियर्स वापस हिंदुस्तान में काम नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि इसमें हमें, मतलब समाज को भी सोचना चाहिए, हमारे यहाँ की सरकार को भी सोचना चाहिए कि उस टैलेंट को रोका कैसे जाए। हमें इस चीज़ को हमारे यहाँ के लोगों को भी समझाना होगा कि देखिए, किसी समस्या से भागना उसका समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान तभी होगा जब यहाँ बैठ के आप उस पर बात करेंगे कि आप बताइए कि मेरी ये एजुकेशन है, इस एजुकेशन के बाद में मैं इस देश के अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। यदि इस तरह से हम काम करेंगे तो ही मुझे लगता है कि हमारा देश
आगे बढ़ पाएगा। ये तो हुआ आपके पहले सवाल का जवाब। जी। दूसरा सवाल आपने पूछा कि थार के वीर क्यों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, थार के वीर किसी एक संस्था का नाम नहीं है। थार के वीर ये उन लोगों को डेडिकेटेड है जो हमारे यहाँ के वीर हुए, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दे दी, वो वीर जिन्होंने सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने इसलिए करी क्योंकि जैसे कि मैंने अपने इंटरव्यू में पहले आपसे जिक्र भी किया कि फौज मेरे दिल के बड़ी करीब रही है, और मुझे लगता है कि मैं वर्दी तो नहीं पहन सका पर फिर भी मैं फौज के बहुत क्लोज हूं, और यदि दुश्मन देश के सामने कभी लड़ने का मौका मिला तो मैं तो सबसे पहले वो बंदा हूंगा जो फ्रंट लाइन पे जाके लड़ना चाहूंगा। तो हमारे यहाँ पे आजकल सोशल मीडिया के कुछ नुकसान भी होते हैं। हमारे यहाँ के यंगस्टर्स जितने भी हैं, इन्होंने अपने हीरो उन काल्पनिक लोगों को बना रखा था जिनको ये मूवीज में या कॉमिक्स में पढ़ते थे। बिल्कुल। तो हमारा मोटिव ये था कि हम इनको रूबरू करवाएं उन शख्सियतों से जिनकी वजह से आज हम इस स्वर्णिम हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हमने थार के वीर के 2 पार्ट किए। पहले में हमें सौभाग्य मिला, हमने भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान जिसे कहते हैं परमवीर चक्र से सम्मानित योगेंद्र यादव साहब को यहाँ बाड़मेर बुलाने का हमें मौका मिला। हमने उन्हें यहाँ आमंत्रित किया और हमने हमारे यहाँ के यंगस्टर्स को ये बताया कि मूवीज में जिन्हें आप हीरो समझते हैं वो हीरो नहीं हैं, हमारे असली हीरो ये हैं जिनकी वजह से आज हम इस हिंदुस्तान में चैन की सांस ले पा रहे हैं। इसके साथ ही बाड़मेर की वो शख्सियतें जिन्होंने बहुत कम उम्र में लड़ाई के अंदर लड़ते हुए जो इस देश के लिए शहीद हो गए, उनके परिवारों को हम वो सम्मान देना चाहते थे जिनके वो हकदार हैं। देखिए क्या होता है सर कि विजय दिवस या किसी फौजी कार्यक्रम के दिन उनको याद किया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है, उसके बाद सभी लोग भूल जाते थे। हमारा मोटिव ये था कि एक माँ जिसने अपना बेटा खो दिया, एक लेडी जिसने अपने हस्बैंड को खो दिया, एक बहन जिसने अपने भाई को खो दिया, उससे ज्यादा इस देश को वो क्या दे सकते थे? कुछ नहीं दे सकते थे। फिर उन लोगों को यदि हम बात सम्मान की करें ना, तो उनका स्थान, मुझे ऐसा लगता है, हमारी टीम को ऐसा लगता था कि उनका सम्मान या उनका स्थान देश में एटलीस्ट हमारे यहाँ पे सर्वोच्च पद पे होना चाहिए। आज आप देखिए जब कोई चुनाव होते हैं, कोई नेता बनता है, कोई एमएलए का चुनाव जीतता है, कोई प्रधान का चुनाव जीतता है, तो हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। पर जब कोई देश के लिए शहीद हो जाता है तो एक दिन तो सभी आंसू बहाते हैं, दूसरे दिन उसके परिवार को सभी भूल जाते हैं। तो हम उन शहीद परिवारों को सिर्फ यही बताना चाहते थे कि आप अकेले नहीं हैं, आपके बेटे ने, आपके हस्बैंड ने, आपके भाई ने, जिसने भी देश के लिए शहादत दी, उनके इस एहसान को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। आपको हम वो सम्मान देंगे जिसके आप हकदार हैं। तभी आने वाले वक्त में दूसरी माँ अपने बेटे को फौज में भेजेगी, वरना यदि इस तरह की स्थितियां नहीं बनी तो आपको लगता है कि कोई माँ अपने बेटे को फौज में भेजेगी? आज कोई भी सम्मान का, सिर्फ किसी चीज का भूखा नहीं है, कोई सम्मान का भूखा नहीं है, पर उन्हें वो मान, सम्मान, इज्जत मिलनी चाहिए जो उनका हक है। तो सिर्फ इसी चीज को लेके और उन गैलेंट्री अवार्डीज को हम बाड़मेर की हमारी पूरी जनता के सामने पेश करना चाह रहे थे कि ये देखिए, ये वो महावीर हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, ये हमारे बाड़मेर का मान है, ये हमारा सम्मान है। तो इसी वजह से हमने एक छोटी सी पहल करी थी। तो पहली बार हमें योगेंद्र साहब का सानिध्य मिला, दूसरी बार हमें संजय कुमार साहब का सानिध्य मिला, और दोनों प्रोग्राम बड़े ही सक्सेसफुल रहे। इसमें आपका भी और बाड़मेर के सभी लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला। और इसीलिए मैं तो कहता हूं कि थार के वीर किसी एक जने ने ऑर्गेनाइज नहीं किया, थार के वीर को पूरे के पूरे बाड़मेर जिले ने ऑर्गेनाइज किया। तो आज भी जब योगेंद्र साहब या संजय साहब से बात होती है, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि हमें पश्चिमी राजस्थान और स्पेशली बाड़मेर को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। कि हमने यहाँ हर इंसान से पूछा कि इस कार्यक्रम को आयोजित कौन कर रहा है, तो सबने यही कहा, जिला बाड़मेर। क्योंकि यदि यही जील और यही जोश पूरे देश में भर जाए तो हमें लड़ने में या दुश्मन के दांत खट्टे करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, या बिल्कुल भी हम हौसला नहीं खोएंगे। बहुत ही शानदार ढंग से आपने जो पूरी एक प्रोग्राम के संबंध में जो व्याख्या रखी है, इसमें 2-3 चीज़ें निकल करके आ रही है कि जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, शहादत दी है,
उनके माता पिता को, उनके परिवार को, समाज का, हम सब का ये दायित्व है कि समय समय पर उनको हम सैल्यूट करते रहें, उनका मान सम्मान बढ़ाते रहें। दूसरी बात ये अच्छी लगी कि ये प्रोग्राम बाड़मेर जिले का था, सबका था, और सबका था इसलिए आप ये देखिए कि जहाँ 20-20, 25-25 हजार लोग अगर इकट्ठे होते हैं, पूरा स्टेडियम खचाखच भर जाता है, जगह नहीं रहती है और 5-6 घंटे कार्यक्रम चलता है, तो ये वास्तव में उन लोगों को जो असली हीरो है, ये असली हीरो को सैल्यूट करने का एक प्रोग्राम था। जबकि हम दूसरे लोगों को जो फिल्मी पर्दे के हीरो बने हुए हैं, उनको हम उनके अनुयायी बने हुए हैं और उनके लिए सब कुछ मान रहे हैं। तो बहुत अच्छा एक मैसेज था। रावत साहब, एक बात शिक्षा को लेकर के, चूंकि आपने विभिन्न देशों में अपनी एजुकेशन ली है, शिक्षा को लेकर के मैं थोड़ा बाड़मेर पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे ये रिफाइनरी आई है, इससे पहले और भी कई कंपनीज आई हैं, कई नए नए काम चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर एजुकेशन का स्कोप जो है वो केवल बीए, बीएससी, बीकॉम, इसको लेकर के ही हमारे सारे विद्यार्थी एक लाइन में चलते रहते हैं। 15-20 कोर्सेज के बारे में यहाँ जानकारी है, गवर्नमेंट को भी इतना ही करना है, इतना हो रहा है, जगह जगह कॉलेज खोल दिए, क्या कुछ है। लेकिन इसके अलावा भी अब जबकि रिफाइनरी आ गई है, बाड़मेर दुबई की तर्ज पे आगे बढ़ने वाला है, तो हमारे युवाओं को आप ये बताइए कि बीए, बीएससी, बीकॉम के अलावा भी क्या ऐसे सोर्सेज हैं कि जिनको वो पकड़ करके अपनी लाइफ आगे बढ़ा सकते हैं? सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मुझे ये लगता है कि जैसे जैसे बाड़मेर डेवलप हो रहा है, आज की डेट में यदि हम देखें तो हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा हुआ है। पर बात यदि एजुकेशनल डेवलपमेंट की जाए तो मुझे लगता है कि अभी तक हम अप टू द मार्क काम नहीं कर पाए हैं। हमारे यहाँ पे बहुत जल्द एक बहुत सुंदर रिफाइनरी बनने वाली है। बताया जा रहा है कि ये एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी। रिफाइनरी से पहले हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑयल फील्ड्स हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान का लगभग 27% ऑयल सिर्फ बाड़मेर से निकलता है। हमारे यहाँ पे लिग्नाइट का खनन भी बहुत हो रहा है। लिग्नाइट का पावर प्लांट, एक गवर्नमेंट का पावर प्लांट और एक JSW करके प्राइवेट पावर प्लांट भी यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल। बात यदि हम जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की करें तो दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बड़े इंस्टीट्यूट्स नहीं होने की वजह से हमने कभी एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। आज जरूरत इस चीज की आन पड़ी है कि हम जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करें। भारत सरकार का UGC जो कॉलेजेस को मान्यता देता है, उसने लगभग 300 कोर्सेज में ग्रेजुएशन करने के लिए मान्यता दे रखी है। तो हमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। अब सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि BA, BCom, BSc से कुछ नहीं होता या उनसे जॉब नहीं मिलती, उनसे जॉब मिलती है, परंतु अब हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यदि बाड़मेर में रिफाइनरी आ रही है तो आने वाले वक्त में लगभग 1 लाख लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। इन 1 लाख लोगों में हमारा नंबर कैसे हो, इसके बारे में हमें विचार करना पड़ेगा। तो इसमें विचार हमें सबसे पहले देखिए कि रिफाइनरी के अंदर इंजीनियरिंग बहुत काम आएगी। फिर नॉर्मल इंजीनियरिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज जैसे मान लीजिए पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग जो होती है, पेट्रो इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं, यदि हम उसकी तरफ अपना रुझान बढ़ाएं तो हमारे जॉब के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ में जैसे यहाँ पे लिग्नाइट फील्ड है, तो यदि उससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज आज हमारे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा रिफाइनरी, ऑयल फील्ड और लिग्नाइट फील्ड के अंदर है। तो मैं तो सभी से यही गुजारिश करता हूं कि आप उन कोर्सेज को करें जिनकी वजह से आपको इन्हीं कंपनीज में जॉब मिल जाए। वरना ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि बच्चा जब यहाँ पढ़ता है तो वो ये देखता है कि मैं जयपुर, दिल्ली चला जाऊँ, पर आने वाले 5 से 7 साल में आप देखेंगे कि बाड़मेर के अंदर 1 से 2 लाख लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी। आज की डेट में ऑयल फील्ड की यदि हम बात करें तो ऑयल फील्ड के अंदर लगभग 10 से 12 हजार लोग काम कर रहे हैं, पर उन 10 से 12 हजार में यदि हम ब्लू कॉलर जॉब और व्हाइट कॉलर जॉब की बात करें तो बाड़मेर के लोग ब्लू कॉलर जॉब में तो हैं। ब्लू कॉलर जॉब का मतलब ड्राइवर हैं, वहां पे गेट कीपर हैं, पियोन हैं, छोटी नौकरी। बिल्कुल, क्योंकि हम क्वालिफाइड नहीं है, हमने वो कोर्सेज नहीं किए जिनकी वजह से हमें वहां उन कंपनीज में अच्छी जॉब मिल सके।
आज से 10 साल पहले की बात करें तो यदि आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ के बच्चों ने इंजीनियरिंग कर ली होती, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग कर ली होती, केमिकल इंजीनियरिंग कर ली होती या लिग्नाइट फील्ड के अंदर कुछ अच्छा काम कर लिया होता तो हमारी जॉब्स आज यहाँ पे लग जाती। तो आज भी हमारे पास वक्त है, क्योंकि रिफाइनरी पूरी तरीके से शुरू होने में लगभग 7 से 8 साल का और वक्त लगेगा। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो 11th-12th के स्कूल्स हैं, हम उन स्कूल्स के अंदर अलग अलग तरह के सेशन ऑर्गेनाइज करें और उनमें उन स्टूडेंट्स को बताएं कि आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। फिर जैसे मान लीजिए कि उन बच्चों का जो भी इंटरेस्ट है हम उसको आइडेंटिफाई करें कि इस बच्चे का ये इंटरेस्ट है। यदि उनमें से जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं और बाड़मेर रह के जॉब करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हमारे यहाँ एक टेंडेंसी सी है कि हमारे माता पिता हमें इस क्षेत्र को छोड़ के बाहर नहीं जाने देते। बिल्कुल। तो हमारे पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम बाड़मेर में रह के भी उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में आज से 5 या 7 साल बाद ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होगी जहां आपको 5 से 6 लाख रुपए महीना यहाँ बाड़मेर में रह के ही मिल जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें वो कोर्सेज करने हैं। जैसे आज अपन ITI की बात करें तो आज ITI डिप्लोमा के जितने भी लोग हैं उन लोगों को डायरेक्टली यहाँ पे रिफाइनरी के अंदर जॉब मिल रही है। इंजीनियरिंग करे हुए जो लोग हैं, इंजीनियरिंग में भी देखिए केमिकल इंजीनियरिंग या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, जो थोड़े से यूनिक कोर्सेज है, यदि हम उनकी तरफ अपना रुझान बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें कि अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज क्या होते हैं, तो जैसे मैं आपको बताऊं 4-5 दिन पहले ही मैं एक सेमिनार अटेंड कर रहा था जिसमें विदेशी भाषाओं के ऊपर आधारित था। अच्छा। आपने JNU का नाम सुना होगा, DU का नाम सुना होगा, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि JNU और DU के अंदर भी कुछ परसेंटेज ऐसा है जो उन पिछड़ा जिलों के लिए आता है, जिसमें हमारा बाड़मेर और जैसलमेर भी शामिल है। कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट यदि वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उनको एक 6 नंबर है या 8 नंबर है वो डायरेक्टली वैसे ही मिल जाता है यदि हम हमारे यहाँ का डोमिसाइल लगाएं। JNU के अंदर यदि हम BA BCom में एडमिशन लेने जाते हैं तो 99% तक उसकी कट ऑफ लिस्ट जाती है। पर जो कोर्सेज का मैं बात कर रहा हूं, जैसे लैंग्वेज कोर्सेज हैं, जैसे जर्मन लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, इनमें भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं, तो उनकी कट ऑफ 65%, 70% तक ही जाती है। तो हम यदि हमारा ध्यान BA BCom से हटाएं और इन कोर्सेज की तरफ ले जाएं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत होगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जयपुर के पास में एक छोटा सा गांव है, मेरे एक अच्छे अजीज दोस्त हैं, वो उसी गांव से आते हैं। उन्होंने जयपुर में ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में किया। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो विदेश चले गए। विदेश जाने के बाद लेकर्स करके एक बास्केटबॉल की टीम है, उसमें एज अ स्पोर्ट्स मैनेजर उनका सिलेक्शन हो गया। उनका 1-1.5 करोड़ का पैकेज था। फिर वो वापस हिंदुस्तान आए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में जो है वहाँ एक जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती है, उसमें वो अप्लाई करते हैं। वो बता रहे थे जैसे यहाँ राजस्थान में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो वैकेंसी निकलती है उसमें 10-10 लाख लोग बैठते हैं और उनमें से कोई 700-800 लोगों का सिलेक्शन होता है। बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड की जॉब अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पे और 100 लोगों की जॉब पोजीशंस थी और 4 लोग एग्जाम देने के लिए गए। तो यदि हमारे यहाँ पे से कुछ लोगों ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में कोर्स किया होता तो उनकी जॉब बहुत अच्छे से वहां लग जाती। इसी तरह सर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स होता है। अपने यहाँ रिफाइनरी आ रही है सर, रिफाइनरी आएगी तो कम से कम 70-80 हज़ार लोग आएंगे, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आएंगे। बड़े हॉस्पिटल्स को मैनेज करने के लिए हमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी चाहिएंगे, हॉस्पिटल मैनेजमेंट किए हुए लोग चाहिएंगे। तो यदि हम इस तरीके से सोचेंगे तो हमारे पास में बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती जा रही है। तो हमें अब थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है और प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ अपना ध्यान बढ़ाना है। सिर्फ BA BCom BSc करने से हमारे आगे जॉब करने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसमें चांसेस ज़्यादा हैं हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग में भी आजकल बहुत कोर्सेज हैं। हमारे यहाँ की एक रूमा देवी जी हैं, उन्होंने बाड़मेर का नाम बहुत रोशन किया, उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने अपनी डिजाइन्स, वो कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है पर उन्होंने अपनी डिजाइन्स के बलबूते पे अपना नाम कमाया। तो इसी तरह मान लीजिए कि हमारे यहाँ से कुछ फैशन के कोर्सेज भी यदि स्टूडेंट्स करें तो हमारे यहाँ पे जो हैंडीक्राफ्ट का काम है वो बहुत अच्छा है।
जो यदि अपन टेक्सटाइल की बात करें तो हमारे यहाँ के टेक्सटाइल का काम बहुत अच्छा है। तो हम यदि फैशन डिजाइनिंग का कोई कोर्स करें और इस टेक्सटाइल को दिल्ली या मुंबई तक पहुंचाएं तो मुझे लगता है इसमें हम बहुत अच्छी मतलब रेम्यूनरेशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर जैसे बात हैंडीक्राफ्ट की करें तो हमारे यहाँ पे जो वुडन हैंडीक्राफ्ट का काम है वो भी बहुत अच्छा है, उसको एक अच्छी मार्केटिंग की जरूरत है। तो उससे रिलेटेड जो कोर्सेज होते हैं, जो डिजाइनिंग कोर्सेज वुड पे होते हैं, जोधपुर के अंदर निफ्ट करके एक इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर भी इस तरह के कोर्सेज होते हैं। तो यदि हम उनकी तरफ अपना ध्यान दें तो वहां पे एडमिशन प्रोसेस भी बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मार्क्स भी नहीं चाहिए होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा ध्यान उस और बढ़ाना है। फिर दिक्कत क्या होती है, बाड़मेर, यदि मैं मेरी बात करूं तो 1990 में मैं जन्मा हूं। 1990 के बाड़मेर को यदि हम देखें तो वो अंडर डेवलप्ड बाड़मेर था। बात 2000 से 2010 की करें तो डेवलपिंग फेज में था, और आज भी हम डेवलपिंग फेज में, हम डैम श्योर कि आज से 10 साल बाद हम डेवलप्ड बाड़मेर में होंगे। तो हमारी जनरेशन के जो लोग हैं वो हम बड़े फॉर्चुनेट हैं, हमने अंडर डेवलप्ड बाड़मेर को देखा है, अभी हम डेवलपिंग बाड़मेर को देख रहे हैं। और डेवलप्ड बाड़मेर कैसा होगा ये हम सभी को डिसाइड करना है। मान लीजिए कि आज हमने अच्छे कोर्सेज किए और हम आज अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, तभी तो हम बाड़मेर को एक अच्छे स्थान पे ले जा पाएंगे। तो हमारे पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस हमें थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रखना है। पढ़ने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है तो हमें जाना है, पर एट लास्ट वापस अपनी इस धरती पे आके इस जगह को कैसे आगे बढ़ाना है इसके बारे में विचार करना चाहिए। बहुत ही शानदार विवेचन आपने जो प्रस्तुत किया। फैशन डिज़ाइनिंग में भी यहाँ मैं आपको बताऊं कि बाड़मेर की 2 बेटियां हैं जिन्होंने जयपुर से और जोधपुर से फैशन डिज़ाइनिंग में अपने डिप्लोमाज किए हैं। लेकिन मार्केटिंग की जो स्थिति है, जैसे पद्मश्री मगराजी जैन और डॉक्टर लता जी ने जो ये काम किया, जिसे रोमा देवी जी ने आगे बढ़ाया और एक मार्केटिंग करके और बहुत आगे पहुंच गई, तो मूल रूप से यहाँ एक तो मार्केटिंग का अभाव है, दूसरा जानकारी इतनी नहीं है कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। जैसे आपने अभी रिफाइनरी को लेकर के और खूब सारा अलग से बताया कि ये कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें अगर हम जाते हैं तो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी क्या है कि इसको पेट्रोकेमिकल को लेकर के एक ब्रांच है, लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि लोगों का रुझान उधर नहीं है। रुझान इसलिए नहीं है कि उसके प्लस माइनस बताने वाला कोई नहीं, इसलिए बहुत कम हो रहा है। आप जो कह रहे हैं 5 साल 7 साल के बाद जब 1000 लोग लिए जाएंगे तो बाड़मेर के उसमें 150 लोग ही होंगे और फिर हम ये कहेंगे कि हमारे लोगों को यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा। तो दूसरी बात मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपने चूँकि यूनेस्को से, यूनिसेफ से आप उधर से भी जुड़े हुए हैं और एज ए राजनयिक भी आप कई जगह जाते रहते हैं, आते रहते हैं, तो एग्रीकल्चर के फील्ड में हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, जो गाँवों में बैठे हैं, जो अभी केवल रीट की और ग्राम सेवक की और पटवारी की इन परीक्षाओं को लेकर के पूरा जीवन झोंक चुके हैं, तो आपको लगता नहीं कि सर एजुकेशन को जो एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर ले जाया जाए, क्योंकि अब बाड़मेर में 2000 किलो की खजूर भी आ गई है, अनार भी आ गया है, तो सर इस संबंध में थोड़ा सा आप युवाओं का मार्गदर्शन करें। सर, कृषि विश्वविद्यालय की यदि बात करी जाए तो विडंबना ये है कि 1992 के बाद राजस्थान के अंदर कृषि विश्वविद्यालय में व्याख्याताओं की भर्ती ही नहीं हुई है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ होती है कि हमारे पास इंस्टीट्यूट होने के बावजूद हमारे पास में टीचर नहीं है। जैसे आपने कृषि में कहा, सर मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में बाड़मेर में जब से गुड़ामलानी साइड में नर्मदा का पानी आया है और हमारे यहाँ का जो भूजल स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ा है। इसके बाद में बाड़मेर में आज जो थार अनार के नाम से प्रचलित है, अनार की फसल बहुत अच्छी हो रही है। स्पेशली बालोतरा के आसपास बूढ़ीवाड़ा का ये जो क्षेत्र है, इसके अंदर इतनी ज्यादा अच्छी अनार हो रही है कि लोग 1-1 करोड़ रुपए तक की उनकी फसल हो रही है। बात आलमसर की जाए तो वहां पे चौहटन वाले क्षेत्र में आलमसर के आसपास बहुत अच्छी खजूर भी हो रही है। बिल्कुल, थोड़ा सा यदि हम साइंटिफिकली इन चीजों पे ध्यान दें तो हम ये जो दूसरी छोटी मोटी तैयारियां कर रहे हैं इसकी बनस्पत हम कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसे आपने बात मार्केटिंग की करी, सर देखें जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नंबर में यहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू होगा तो अपने आप मार्केटिंग के लिए चीजें आनी शुरू हो जाएगी। आज से कुछ रोज पहले मैं बूढ़ीवाड़ा वाले क्षेत्र में था, वहां मैंने देखा कि वहां के जो अनार है उसको लेने के लिए बांग्लादेश की एक कंपनी आई हुई है। अच्छा। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बांग्लादेश से बूढ़ीवाड़ा कैसे पहुंचे? तो उनका ये कहना था कि साहब सबसे अच्छा अनार इसी क्षेत्र में होता है।
तो वहां के किसानों ने एक यूनियन बनाई और बोला कि हम तो सारा का सारा अनार एक ही साथ एक ही कंपनी को देंगे। अच्छा। तो थोड़ा सा यदि हम इस तरीके से सोचें तो वो चीजें करी जा सकती है। हमारे यहाँ का जमीन जो है वो ईश्वर की मेहरबानी से बहुत उपजाऊ है। दिक्कत हमारे यहाँ पे पानी की है, पर अब धीरे धीरे भूजल स्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, यदि हम साइंटिफिकली खेती करना शुरू करें तो हम ट्रेडिशनल खेती की बनस्पत साइंटिफिक खेती में यदि हम जाएंगे तो उसमें भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आज मान लीजिए कि आप 5 लाख या 6 लाख के पैकेज में यदि कहीं नौकरी करते हैं, उसकी बनस्पत यदि आपने अनार का बाग लगा दिया, नींबू का बाग लगा दिया या खजूर का बाग, ये तीनों वैरायटी की चीजें बाड़मेर में बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, तो इससे ज्यादा पैसा आप उनमें कमा सकते हैं। बस जरूरत इस चीज की है कि आज आप इस सोशल मीडिया को या गूगल को ढंग से यूज करें। आप देखें कि इन पौधों के अंदर कौन कौन सा खाद डलता है। हमारे यहाँ पे कृषि विकास केंद्र भी बना हुआ है, आप वहाँ पे जाएं। सर दिक्कत ये है कि कृषि विज्ञान केंद्र में यदि आप जाएंगे तो वहाँ यदि उनसे आप बात करेंगे कि कितने किसान आपके यहाँ आते हैं, तो मार्केटिंग की सरकार की तरफ से भी बहुत कमी है। सरकार की तरफ से भी ऐसा नहीं होता कि सरकार किसी को मोटिवेट कर रही है। तो जरूरत इस चीज की है कि सरकार भी अपना काम सुधारे और हम यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो भी लोगों को मोटिवेट करें। देखिए सवाल तो हमें करना पड़ेगा, जब तक हम उन्हें पूछेंगे नहीं तब तक वो हमें घर आके तो नहीं बताएंगे। तो हमें इस और भी ध्यान देने की जरूरत है। मान लीजिए कि आज हमारे यहाँ के युवा कृषि विश्वविद्यालय में जाके कृषि की पढ़ाई करते हैं, वापस वो आएंगे और फिर यदि वो अनार का बाग या खजूर का बाग लगाएंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास में साइंटिफिक नॉलेज होगी। सर जिन ने साइंटिफिक नॉलेज ली है, बाड़मेर में एक किसान आलम सर के रहने वाले हैं, मैं माफी चाहूंगा मैं उनका नाम तो नहीं जानता, उनके बेटे यहाँ बाड़मेर में डॉक्टर भी है। उन्होंने 1 करोड़ की अनार पिछले वो 5-7 साल से बेच रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक आलम सर जैसी जगह से भी 1 करोड़ की अनार बेची जा सकती है, तो उसके आसपास का क्षेत्र भी तो उसी के जैसा है ना। तो उसमें भी यदि हम साइंटिफिकली थोड़ा काम करेंगे तो इस क्षेत्र में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। और जैसा कि भारत सरकार भी कह ही रही है कि हिंदुस्तान की लगभग 65% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अभी जब कोरोना के टाइम को ही देख लीजिए, फल फ्रूट और सब्जी को छोड़ के तो पूरा हिंदुस्तान ही बंद था। बिल्कुल। तो ये तो वो चीज है जो कभी बंद हो ही नहीं सकती, इसकी डिमांड एंड सप्लाई तो कभी रुक ही नहीं सकती। तो हमें तो इस और ध्यान देना चाहिए। पर दिक्कत ये है कि हम क्योंकि साइंटिफिक तरीके की चीजें इस फील्ड में इन्वॉल्व नहीं की गई, तो हमने ये समझा कि यदि मैं ये खेती ही करूंगा तो लोग क्या समझेंगे कि ये तो खेती कर रहा है। तो हमने अपने आप ही इस खेती को डिग्रेड कर दिया। बिल्कुल। तो जरूरत ये है कि हम लोगों को सच्चाई बताएं, हम लोगों को कहें कि खेती भी एक प्रोफेशन ही है, ये भी एक बिजनेस की तरह ही है। सर मैं बताऊंगा, अमेरिका में जहां मैं रहता था वहां सबसे अमीर लोग वही थे जिनके पास सबसे बड़े फार्म थे, जो सबसे ज्यादा खेती करते थे। हमारे यहाँ पे हम मानते हैं कि जो बिजनेसमैन है वही या इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वही सबसे अमीर है, जबकि अमेरिका में बिल्कुल उल्टा सिस्टम है। उनके यहाँ पे सबसे अमीर वो है जो खेती करता है। दिक्कत ये है कि हम यहाँ पे साइंटिफिक बेस को खेती में इन्वॉल्व नहीं कर पाए। हमारे यहाँ के किसान जो हैं वो एजुकेटेड नहीं है। हमारे यहाँ की सरकारी पॉलिसीज ऐसी नहीं है कि हर किसान तक उनकी आवाज पहुंच सके। तो इसकी वजह से हम खेती में थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। जरूरत है साइंटिफिक अप्रोच से खेती करने की, तो ये भी एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। बहुत अच्छी बात है सर। अपने राजस्थानी में भी एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि उत्तम खेती और नीच नौकरी। ये हमारे जन्म से जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ उस समय ये कंसेप्ट चला करता था। खेती को सबसे उत्तम माना गया था, व्यापार को मध्यम माना गया था और नौकरी को नीच माना गया था कि इसमें तो 2 पैसे आते हैं, उससे काम चलता ही नहीं है। लेकिन सारा कंसेप्ट जो है वो 60 सालों में बिल्कुल रिवर्स हो गया। अब हमने क्या है कि नौकरी को सर्वोत्तम मान लिया और एक ऐसी मानसिकता हमारे युवाओं में डेवलप हो गई कि अगर नौकरी नहीं मिली तो बाकी कुछ काम है ही नहीं। जैसा कि आप कह रहे थे कि एग्रीकल्चर में भी, और चूंकि बायतू में अभी एग्रीकल्चर कॉलेज खुला है, बाड़मेर जैसलमेर का हमने एक नया मिशन करके जितेंद्र सिंह जी सेतराऊ और हमने मिलकर के बाड़मेर जैसलमेर नया मिशन करके एक संस्थान खड़ा किया था, और जिसमें हमने ये 6-7 साल पहले ही लिखा था कि यहाँ पेट्रोकेमिकल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। और चूंकि अब एग्रीकल्चर आ गई है, यहाँ अपना गवर्नमेंट कॉलेज आ गया है, तो अभी भी हमारी डिमांड तो यही रहनी चाहिए कि पेट्रोकेमिकल यूनिवर्सिटी यहाँ आए, ताकि पूरे देश से और राजस्थान से भी दूसरे स्टूडेंट्स भी यहाँ आए, एक ऐसा माहौल बने। त्रिभुवन साहब,
जाते जाते एक दो सवाल ऐसे आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप युवाओं के आइकॉन हैं, आदर्श हैं। आपका अनुभव हम बुजुर्गों के साथ बैठने का है और दिल आपका युवाओं के साथ में है, युवा आपको आदर्श मानते हैं। उनके दिमाग में ये सवाल हमेशा के लिए रहता है कि अगर अंग्रेजी नहीं आई तो हमें आगे कहीं फ्यूचर हमारा है ही नहीं। जबकि कामिल बुल्के ने ये कहा कि अंग्रेजी धन की भाषा है और हिंदी और राजस्थानी मन की भाषा है। तो फादर कामिल बुल्के थे, उन्होंने हिंदुस्तान में आकर के हिंदी के लिए जो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दिया, तो आज भी जितने भी आईएएस बनने वाले हैं, जितने भी आरएस के लिए लोग करते हैं, जितने भी गांवों में लोग बैठते हैं, उनके दिमाग में एक विचारधारा घुस गई है कि अगर अंग्रेजी नहीं आई तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना हम विदेश जा सकते हैं, ना नौकरी मिलेगी। क्योंकि आपने राजस्थानी को भी देखा है, आपने हिंदी को भी पढ़ा है और आपने अंग्रेजी को भी देखा है, और इन सारी स्थितियों को आपने पूरे विश्व में देखा है। तो इन युवाओं को आप एक मार्गदर्शन कीजिए कि अंग्रेजी से ही कुछ हो सकता है कि हिंदी के बलबूते पर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि अंग्रेजी को लेके एक हवा सा बना हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अंग्रेजी भी एक भाषा ही है। दुनिया में कहते हैं कि संस्कृत सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट भाषा है। ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, उन लोगों को संस्कृत भी आती है। हमारे यहाँ राजस्थान की यदि बात करी जाए तो हमारे यहाँ पे 10वीं तक तो संस्कृत मैंडेटरी है। यदि आरबीएसई की बात करें तो इसमें तो संस्कृत है ही है, 10वीं तक तो है ही है। तो जब आप उस संस्कृत को सीख सकते हैं तो आप अंग्रेजी को क्यों नहीं सीख सकते? और अंग्रेजी से ही सब कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं कि मेरा एक छोटा बेटा है, कुछ वक्त पहले जोधपुर के महाराज साहब जो हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं और भारत के राजदूत भी रहे हैं, मैं उनसे मिलने के लिए उनके पैलेस में गया तो मैं मेरे बच्चे से अंग्रेजी में बात कर रहा था। उन्होंने मुझे डांटा और उन्होंने मुझे बोला कि ये आप अपने बच्चे के साथ बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा देखिए, आप यदि आज अपने बच्चे को मारवाड़ी नहीं सिखाएंगे, इसकी मातृभाषा नहीं सिखाएंगे, तो इसका लगाव अपने इस क्षेत्र के साथ कभी नहीं होगा। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं ना, जिन्हें ये लगता है कि मुझे तो बस अंग्रेजी आनी चाहिए, अंग्रेजी की वजह से ही मैं करूंगा, यही वो लोग हैं जो हमारे यहाँ के डेवलपमेंट में बाद में जाके हिंड्रेंस बनेंगे। बिल्कुल। हमारे दिलो दिमाग में आज मान लीजिए कि आप इस शहर में कहीं बाहर जाएंगे, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो एजुकेटेड नहीं है, तो उनसे बात करने के लिए आपको मारवाड़ी भी तो आनी चाहिए ना। आजकल के जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली मान लीजिए जो अभी 30-35 साल के हैं, जो उनके बच्चे अभी 4-5 साल के हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि वो अपने बच्चों पे अंग्रेजी थोप दें ताकि उनके बच्चों को अंग्रेजी बहुत अच्छी आ जाए। जबकि ये हम सबसे गलत कर रहे हैं। मेरी तो ये सोच है कि बच्चा जब तक 5 से 7 साल 8 साल का नहीं हो जाता, घर में उससे सिर्फ और सिर्फ मारवाड़ी में बात करनी चाहिए, ताकि उसकी कमांड अपनी यहाँ की मूल मातृभाषा पे बन जाए। फिर उससे आप हिंदी सिखाइए। हिंदी के बाद जब वो इंग्लिश स्कूल में जाएगा तो वो इंग्लिश अपने आप सीख जाएगा। इंग्लिश सीखने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ जी। इंग्लिश एक लैंग्वेज ही है ना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सर, आपने बहुत सारे बच्चों को संस्कृत भी सिखाई होगी, हिंदी की भी भाषा जो है ना, ये भी लोगों को सिखाई होगी। सर, आपको अचरज होगा ये जान के कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी अंग्रेजी हिंदुस्तान के लोग ही बोलते हैं। अच्छा। बात ग्रामर की करी जाए तो सबसे ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो अमेरिकन्स करते हैं। और हम ये कहते हैं कि अमेरिकन जितनी बढ़िया तो अंग्रेजी कोई नहीं बोलता। जबकि बात यदि ग्रामर की जाए तो सबसे ज्यादा न्यूट्रल एक्सेंट हमारा है, सबसे ज्यादा परफेक्ट ग्रामर के साथ हम इंडियंस बोलते हैं, और फिर भी हम कह रहे हैं कि अंग्रेजी तो एक हवा है। अंग्रेजी सीखने का बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप रविवार के दिन, रोज करने की भी जरूरत नहीं है, रविवार के दिन अंग्रेजी का कोई भी एक अखबार जो भी आपको ठीक लगता है उसको लीजिए, उसको पढ़िए। पूरे के पूरे अखबार को एक कांच के सामने खड़े होके उसको पढ़ना शुरू कीजिए। पूरा का पूरा अखबार पढ़िए, 2 घंटे लगेंगे मैक्सिमम। उसके बाद उसको बंद कर दीजिए। फिर एक किताब उठाइए, उसी कांच के सामने बैठिए और आपको जो जो याद आता है उसको आप नोट करना शुरू कीजिए। अच्छा। नोट करने के बाद वापस नेक्स्ट डे, मंडे या ट्यूसडे को वापस जो आपने लिखा है सिर्फ उसी को पढ़िए और इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू करते रहिए। मैं कांच का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप कांच के सामने खड़े होके उस अखबार को जोर जोर से पढ़ेंगे तो आप अपने आप को भी उसमें कांच में देख पाएंगे। तो आपके अंदर का जो झिझक है,
देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर एक झिझक है कि यदि मैंने गलत बोल दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, गलत बोल दिया तो कोई मेरा मजाक बना लेगा। तो हमारे यहाँ पे उस माहौल को क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस को क्रिएट करना पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस आप में तभी आएगा जब आप अपने आप को अंग्रेजी बोलता हुआ देखेंगे। कांच के सामने जब आप खड़े होके खुद को देखेंगे कि देखो मैं तो अंग्रेजी बोल पा रहा हूं। आप सिर्फ 1 महीने तक इस प्रैक्टिस को करके देखिए कि रोज आपने हर संडे को आपने अखबार लिया, पूरा का पूरा अखबार पढ़ा, अगले दिन आप सिर्फ नोट्स बनाइए जो जो खबर आपको याद रही है। इसके बाद में अगले 1 महीने तक पूरा अखबार रोज उस के सामने पढ़िए और फिर अपने परिवार या अपने दोस्तों के साथ ही सही अंग्रेजी बोलना शुरू कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप मिस्टेक करेंगे ना, पर उस मिस्टेक से कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। आप मिस्टेक ही तो करेंगे, पर आप यदि इस प्रोसेस को 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू कर पाए तो आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। ये तो हुई बात जिन्हें अंग्रेजी सीखनी है उनके लिए। दूसरा, अंग्रेजी यदि नहीं आती तो इससे कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। सर आपने फ्रांस का नाम सुना होगा, आपने स्पेन का नाम सुना होगा, आपने जर्मनी का नाम सुना होगा। वहां पे सिर्फ 2% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। बिल्कुल। फ्रांस में लोग सिर्फ फ्रेंच बोलते हैं, जर्मनी में लोग जर्मनी बोलते हैं, स्पेन में सिर्फ स्पेनिश चलती है। सिर्फ 2% ऐसे लोग हैं उन देश में जो अंग्रेजी में बात करते हैं, वरना वहां की लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो जब उन लोगों को शर्म नहीं आती अपनी भाषा को बोलने में, तो हमें हिंदी बोलने में शर्म क्यों? मैं मानता हूं कि हमें भाषा आनी चाहिए। तो इसके लिए आप इस तरीके से इस भाषा को सीखिए, पर आपके अंदर इस चीज की झिझक नहीं होनी चाहिए कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रिजल्ट देख लीजिए, ज्यादातर वही लोग निकल के आते हैं जो हिंदी मीडियम सरकारी स्कूलों से पढ़ के आते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं। आप जितने भी हिंदुस्तान के सो कॉल्ड इंग्लिश मीडियम अच्छे स्कूल्स हैं उनका रिजल्ट उठा के देख लीजिए, उनमें से आईएएस अफसर कम निकलते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं निकलते, पर कम निकलते हैं। जबकि सरकारी स्कूल जो हिंदी मीडियम के स्कूल जो बिल्कुल सुदूर क्षेत्र में है, वहां के आईएएस अफसर सबसे ज्यादा निकल के आते हैं। और ये वो लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा देश के लिए अच्छा काम करते हैं और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी ही आती है तो इससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। आपको सिर्फ अपने दिमाग में से इस फितूर को निकालना होगा कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता तो मैं कोई डिग्रेडेड आदमी हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दीजिए। अंग्रेजी सीखने का मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी सीखने का सिंपल तरीका यही है कि आप अंग्रेजी की किताबें पढ़िए, आप खबर को अंग्रेजी में देखिए और उसको रिपीट कीजिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे चीज अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। बहुत ही अनुभव की बात आपके सामने रखी है, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है और ऐसी मानसिकता बना दी गई है कि अगर अंग्रेजी नहीं आई। त्रिभुवन जी, मैं आपसे निवेदन करूं कि अब हमारी स्थिति ये हो गई है कि न तो हमें राजस्थानी आती है, न हमें हिंदी आती है और न अंग्रेजी आती है। यानी किसी भी भाषा पर हमारा जो एक कमांड होना चाहिए वो किसी भी भाषा पर कमांड नहीं है, और कमांड नहीं होने की वजह से हम पिछड़ जाते हैं और दोष ये देते हैं कि साहब अंग्रेजी हमको आती नहीं। और आपने तो क्या है कि पूरी एक किताब ही पढ़ा दी कि अंग्रेजी अगर आपको सीखनी है तो ये तरीका। और सही बात तो ये है कि हम 15 साल से 20 साल से हिंदी सीखते हुए आ रहे हैं, इसी लगा करके सीखते हुए आ रहे हैं। इतना समय हिंदी को दिया है हमने, तो अंग्रेजी को आपने समय कितना दिया? और कई देश तो ऐसे हैं जहां पर अंग्रेजी 1-2% जो आप कह रहे थे उनके, लेकिन तो उनके काम नहीं चलते क्या? इसलिए ज़रूरत है मातृभाषा को, हमारी अपनी राजस्थानी को, हिंदी को, इनको ऊपर रखते हुए साथ में अंग्रेजी को भी लेकर के चलें। तो हम क्या है कि हमारा जो सर्वांगीण विकास महात्मा गांधी की जो एक संकल्पना है वो पूरी होगी। राव साहब, मैं इंटरव्यू समाप्ति की ओर चल रहा हूं और एक सवाल जो आपसे इम्पोर्टेंट पूछूंगा, इससे पहले मैं 22 ई लर्निंग के असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारे जितेंद्र जी बोहरा हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और इन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स के लिए खूब सारे वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस डाले हैं, और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। धर्मेश जी बोहरा को धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारी जो ये पूरी टीम है, मनीष जी और भवानी जी, ये पूरी टीम जो है वो बाड़मेर में हम सब लोगों के लिए काम कर रही है। तो मैं इनको धन्यवाद दे रहा हूं कि रावल साहब जैसे, जिनके पास में समय, और अभी जब आने का समय था तो आप ये देखिए कि जो
राजमाता के कहने पर फौज में जाने का एक संकल्प छोड़ सकते हैं, विदेशों में रहने का एक मोह छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आज ये बहुत बड़ी ऊंची जगह पर पहुंच जाते। लेकिन बाड़मेर नहीं छोड़ा, माता जी के संस्कार नहीं छोड़े, जड़ों से जुड़े हैं और आज भी आइकॉन है। तो मैं अंत में ये प्रश्न करना चाह रहा हूं कि जितने भी युवा लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और चूंकि हम इस पेंडेमिक से गुजर चुके हैं, लगभग आंकड़े बिल्कुल नीचे चले गए हैं, ऐसी स्थिति में अभी भी चूंकि युवा वो हैं जो बुजुर्ग माँ बाप को भी बचा सकते हैं और बच्चों को भी बचा सकते हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस समय में? और चूंकि सरकारी रोजगार अभी धीरे धीरे थोड़ा दूर हो रहा है इस पेंडेमिक के कारण, तो नौजवान निराश भी हो रहे हैं, वो चुपचाप बैठ गए हैं, तो उन्हें ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले तो बाइस इंस्टीट्यूट का कि मुझे यहाँ आप लोगों ने आमंत्रित किया। युवाओं से मैं यही कहूँगा कि आप ही हमारा भविष्य हैं, इस देश का भविष्य है, इस शहर का भविष्य है, हमारे इस जिले का भविष्य है। ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था पिछला 2-3 महीना, जो अब धीरे धीरे निकल रहा है। पेंडेमिक टाइम में आप सरकार द्वारा जारी जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी इस पेंडेमिक के टाइम में लोगों को नहीं मिल पाई, या कुछ जो भर्तियां होनी भी थी वो भी आगे खिसक गई। तो इस डिफ़िकल्ट टाइम को आप अपने घर पे यूटिलाइज़ करें। देखिए, बहुत जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं बाड़मेर बहुत कम आ जा सकता था, मतलब काम की वजह से इधर उधर रहता था, पर पिछले 1 साल में मैं लगभग बाड़मेर ही हूँ। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा पॉजिटिव लें। आपको मौका मिला है इस पेंडेमिक टाइम में अपने घर रहने का, पढ़ाई के साथ आप अपने पेरेंट्स के पास में। हम यदि हमारे क्षेत्र की बात करें तो हमारा क्षेत्र जो है वो कल्चरली बहुत रिच है। आप अपने पेरेंट्स से बात करें, आपके पेरेंट्स से सीखें, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, उनका स्ट्रगल कैसा रहा है, उनके स्ट्रगल से आप सीखें, उनका मान करें, उनका सम्मान करें। आप अपने पेरेंट्स की हर बात को मानें। ये धीरे धीरे वक्त जो है ये निकल जाएगा। 22 जैसे इंस्टीट्यूट्स जो बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस, बहुत सारे पढ़ाई के वीडियोस गूगल पे, यूट्यूब पे डालते रहते हैं। आप उन वीडियोस को देखें, अपनी तैयारी को जारी रखें, और किसी भी सूरत में डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। नौकरी आज नहीं तो कल मिल जाएगी। जिसने मेहनत करी है उसको फल इसी जिंदगी में मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेंडेमिक टाइम में यदि हम घर में बैठे हैं तो इस टाइम को यूटिलाइज करें, अपने पेरेंट्स से बात करें, उन्हें अच्छा लगेगा, उनके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, उन्होंने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किया है, ये सब चीज़ें आप उनसे जानें। क्योंकि जैसे ही चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी फिर आप लोग भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो शायद आप पेरेंट्स को और उनको इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। आप अपनी लाइफ में पढ़ाई में लग जाएंगे या जॉब में लग जाएंगे। तो ये जो छोटा मोटा टाइम अब हमारे पास में शायद महीना 2 महीने का जो टाइम और कोविड के अंदर निकलेगा, तो उस टाइम को यूटिलाइज करें और उसको पॉजिटिव वे में लें, न कि इसको नेगेटिव में लें। हमारा बाड़मेर आगे कैसे बढ़े, हम आगे कैसे बढ़ें, इसके बारे में विचार करें। आप लोग अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें, अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे जाएं, दुनिया में अपना नाम रोशन करें, हमारे इस क्षेत्र का नाम रोशन करें। यही उम्मीद के साथ आप लोगों ने इतनी देर मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद रावत त्रिभुवन सिंह जी साहब। आज आपने काफ़ी समय 22 के ई लर्निंग स्टूडियो में हमें दिया है, और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, बुज़ुर्ग हैं जो हमें सुन रहे हैं, कई फील्ड्स को लेकर के आपने अपनी निजी जानकारियां जो आपके पास में थी वो शेयर की है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा एक व्यक्तित्व जिसने बहुत कुछ को ठोकर मार करके और केवल बाड़मेर, मातृभूमि और माँ के लिए सब कुछ ऐशो आराम, ये सारी चीज़ें छोड़ करके और बाड़मेर को लेकर के, मातृभूमि को लेकर के, माँ के आदेश को लेकर के, संस्कारों को लेकर के आज भी वो इतने ऊंचे मुकाम पर है। हमारी ओर से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आप दुनिया में अपना नाम रोशन करें। जब मैंने इंटरव्यू से पहले त्रिभुवन सिंह साहब से ये पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैं मेरा नाम, मेरे परिवार का नाम रोशन करूं, उसके साथ में बाड़मेर भी मेरे साथ जुड़ा रहना चाहिए। ये है जड़ों से जुड़ करके रहने की बात। तो युवा साथियों, मित्रों, आज बहुत सारी बातें त्रिभुवन सिंह जी साहब से हमारी हुई है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं
कि आप उनकी एक एक बात को अच्छी तरह से सुनेंगे और जीवन में उतारते हुए आप स्वयं तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन बाड़मेर का नाम, बाड़मेर का गौरव, बाड़मेर की संस्कृति, ये भी आपके साथ में गौरवान्वित होती रहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ 22 स्टूडियो के सारे लोगों को बहुत धन्यवाद, और रावत त्रिभुवन सिंह जी साहब, आपका भी बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय हमारे इन सारे बाड़मेर वासियों के लिए, राजस्थान वासियों के लिए, और जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं देश विदेश में जो सुन रहे हैं, उनके लिए दिया है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।